हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे हमारा सैम्पल पेपर, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी लास्ट वीडियो से। पिछले वाले वीडियो में हमने 1 to 9 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम लोग कवर करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमारे पास ये दे रखा है, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। ओके, यहाँ पे एक कॉर्ड यहाँ पे दिख रही है ए बी है और दूसरी कॉर्ड सी डी है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है O। देखो, यहाँ पे कहीं नहीं दिया है कि O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, ये सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, सो इसमें क्या बोला है इसने कि अगर एंगल बी ओ सी 80 डिग्री है, मींस ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है और साथ में ओ ए जो है वो ओ डी के इक्वल है, तो ये शो करो कि ये जो ट्रायंगल ओ डी ए है और जो ट्रायंगल बी ओ सी है, ये दोनों कैसे ट्रायंगल्स हैं। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सिमिलर है? क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिमिलर है? क्या ये आइसोसेलेस है बट सिमिलर नहीं है, या फिर ये सिमिलर नहीं है? ठीक है ना। सो हमें गिवन क्या क्या है, देखो ये वाला एंगल 80 डिग्रीज है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं दैट एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ये दोनों, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आप यहां पे नोटिस करो, मैं इसमें दूसरा एंगल मार्क करती हूं। ठीक है, ओके, सो इसमें ये वाला एंगल, देखो इस आर्क एसी के ऊपर ये एंगल बन रहा है, एंगल ए डी सी। ठीक है, और इसी आर्क एसी के ऊपर ये एंगल बन रहा है ए बी सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, आप लोगों ने ये थ्योरम पढ़ी होगी। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सो मान लो अगर ये एडीसी एंगल एक्स है, तो ये एंगल एबीसी भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, सो ये एक्स एक्स, ये 80 80, तो मैं लिख सकती हूं इन ट्रायंगल ए, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ए डी सी, सॉरी ए डी ओ एंड ट्रायंगल सी ओ बी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स में एंगल, दो एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, एक तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, और दूसरा एंगल डी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, सो आई कैन राइट, सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ओके, ट्रायंगल ओ डी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी सी। ध्यान रखना है कि आप जब भी सिमिलैरिटी लिखते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखने हैं। जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो है, जीरो नहीं सॉरी, ओ के कॉरस्पॉन्डिंग ओ है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग बी पॉइंट है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए पॉइंट है। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि अगर ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, इफ ट्रायंगल ओ डी ए is similar to triangle OBC। थोड़ा सा फिगर मैं ओपन अप कर देती हूँ। ठीक है, सो इसमें आप नोटिस करो कि अगर ये सिमिलर है तो इसकी साइड्स कैसी होंगी, दे विल बी प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनैलिटी में मैं लिख सकती हूँ OD अपॉन OB इज इक्वल्स टू DA अपॉन BC इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें नोटिस करो कि मेरे को यहां पे गिवन है कि ओ ए जो है वो ओडी के इक्वल है। ओ ए जो है वो ओडी के इक्वल है, तो मैं क्या कर रही हूं, इस पार्ट को और इस पार्ट को ले रही हूं और यहां पे लिख रही हूं ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए या ए ओ, ए की बात है, सी ओ। ठीक है, सो यहां से मैं ओडी को रिप्लेस कर सकती हूँ ओ ए से, तो मैंने इस ओडी की जगह पे लिख दिया ओ ए अपॉन ओ बी
इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन सी ओ। यहाँ पे लिखना है साइड में, क्यों आपने किया है, क्योंकि ओ ए जो है वो ओ डी के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या इंप्लाई करेगा हमें, दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। अब इसको मार्क करूं मैं जरा, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज ओ सी के इक्वल है। तो अब आप नोटिस करो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये तो हमने यही प्रूव कर दिया था ऊपर। ठीक है, और साथ में ट्रायंगल, आई विल यूज अनदर कलर। ठीक है, सो सिमिलर तो ये थे ही, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रायंगल डी ओ ए और ट्रायंगल बी ओ सी, दे आर आइसोसेलेस, दे आर आइसोसेलेस। क्यों है, क्योंकि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी है। ठीक है, और साथ में ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी है, ये हमने प्रूव किया है अभी। ठीक है, सो ये वाली साइड इसके इक्वल है इस ट्रायंगल में। ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है इस ट्रायंगल में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो ऑपोजिट साइड्स जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, और सिमिलर तो हमने यहाँ प्रूव कर ही दिया है, तो क्या है आपका आंसर, आंसर इज बी, इट इज दीज टू ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस एंड सिमिलर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू आवर 11th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा 11th क्वेश्चन। सो इसमें क्या बोला है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो आर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, क्या वो इरेशनल है, डिस्टिंक्ट है, क्या वो रियल नहीं है, क्या वो रैशनल और डिस्टिंक्ट है, या फिर वो रियल और इक्वल है। तो आपको पता है कि जब भी हमें नेचर ऑफ रूट्स चेक करना होता है तो हम लोग उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, सो इस केस में हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो अगर मैं कंपेयर करूं तो a कितना आ गया हमारा वन, b कितना आ गया इट इज वन, और c कितना आ गया माइनस वन। अगर यहाँ पॉजिटिव होता पॉजिटिव वन तो हम c लेते, यहाँ नेगेटिव वन है माइनस वन है तो आपको c की वैल्यू माइनस वन लेनी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इज वन एंड सी इज माइनस वन। सो डी इज इक्वल्स टू वन माइनस फोर इंटू माइनस वन। ठीक है, सो हो जाएगा d इज इक्वल्स टू फोर, वन प्लस फोर, सो d इज इक्वल्स टू फाइव। सो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया है, फाइव, और इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा रूट जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं, दे आर रियल। ठीक है, रियल है और साथ में डिस्टिंक्ट है। ठीक है ना, अब डिस्टिंक्ट तो है लेकिन यहाँ पे देखो ये ऑप्शन कैंसिल होगी, रियल एंड इक्वल कैंसिल होगी, लेकिन इरेशनल है कि रैशनल है, डिस्टिंक्ट तो समझ में आ गया कि है, लेकिन इरेशनल है कि रैशनल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट्स को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। सो हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं एक्स की वैल्यू, इट इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय टू। ओके, सो इस केस में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस वन, बी की वैल्यू वन है, प्लस माइनस रूट डी हमने फाइंड आउट किया है दैट इज फाइव अपॉन टू। तो हमारे पास रूट्स कैसे हैं, एक है हमारा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, ठीक है, और दूसरा है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू। सो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं और ये दोनों कैसे हैं, इरेशनल है। क्यों, क्योंकि रूट फाइव इरेशनल है ना, और इरेशनल और रैशनल को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो वो इरेशनल ही होता है। सो ये कैसे हैं, दे आर इरेशनल। ठीक है, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट
अलग अलग है और इरेशनल है। ठीक है, सो ये था हमारा 11th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की। सो 12th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, दैट इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री देन वैल्यू ऑफ 3 टेंजेंट थीटा इज व्हाट, इनमें से कौन सी वैल्यू है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं, ये क्वेश्चंस कभी आपने रॉन्ग नहीं करने, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सो स्कोरिंग क्वेश्चन है। सो इसमें डायरेक्टली दिया है कि थीटा 30 डिग्री है, तो 3 टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो सिंपली आप थीटा की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे हो जाएगा 3 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है, और हमें पता है टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, इट इज 1/√3। ठीक है, सो यहाँ पुट कर दो 3 इंटू ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। सो 3 इंटू 1/√3, सो ये कितना हो गया, 3/√3। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज ऑप्शन सी। ओके, सो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे 13 क्वेश्चन के। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, ये 13 क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है, सो इसमें क्या है क्वेश्चन हमारा, 13th क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज व्हाट, इनमें से कौन सा है सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, सो हमें क्या करना है, हेमिस्फीयर आप लोगों को पता है हेमिस्फीयर क्या होता है, ये हमारा हेमिस्फीयर है और ये हमारा रेडियस है। ठीक है, हेमिस्फीयर का इसमें गिवन है वॉल्यूम of hemisphere, volume of hemisphere is equals to 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, और हमें पता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। तो इसका मतलब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हमें क्या चाहिए, वी नीड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। और रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम की हेल्प लेके। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3πr³। ओके, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम पुट कर दे 396/7। ठीक है, यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 22/3 × 22/7 इंटू r³ इज इक्वल्स टू 396/7। यहां से r³ की वैल्यू मिल जाएगी 396/7 इंटू 3 इंटू 7। मैं ज्यादा कैलकुलेशन अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लीकेशंस नहीं की। ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये 11 2 जार 11 3 जार 33, 11 6 जार 36, सो 2 1 जार 2 2 8 जार 16, ये और ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। ये आ गया 9। ठीक है, तो बन गया हमारा r³ इज इक्वल्स टू 9 × 23, जहां से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r³ 27 हो गया ना, क्यूब रूट लेंगे तो r आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स जरूर लिखने हैं, ध्यान रखना है एग्जाम में। अब रेडियस आ गया, अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 × 22/7 इंटू r², 3 × 3। सो ये हमारे पास हो जाएगा 27 × 22, ओके, अपॉन 7, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे सो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है एरियाज सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, हमारा आंसर है बी। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये था हमारा 13 क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, अ बैग कंटेन्स 24 बॉल्स। सो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, एनो मीन्स नंबर ऑफ बॉल्स आर हाउ मेनी, दे आर 24। ठीक है, जिसमें से ब्लू बॉल्स आर हाउ मेनी, 4, एंड ग्रीन बॉल्स आर हाउ मेनी, 11। ग्रीन बॉल्स 11 है, और जो बची हुई है वो क्या है, दे आर वाइट। ठीक है, सो अगर 24 टोटल बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें से 4 ब्लू हैं, ठीक है, और 11 जो है दे आर ग्रीन।
ठीक है। सो बची हुई कितनी हो गई हमारे पास? 9 बॉल्स। सो व्हाइट बॉल्स कितनी होंगी? 9। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हाइट बॉल्स कितनी होंगी? 24 - 4 - 11, सो 9। ठीक है। अब ये बोल रहा है, सो यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल्स टू 9। अब ये बोल रहे हैं वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने एक बॉल निकाली, ठीक है, ऐसे रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल, ड्रॉइंग द बॉल, what the probability, that drawn ball is a white colored ball? What? तो बोला है द probability that drawn ball is white in color। ठीक है। सो हम लिखेंगे probability of white ball, ठीक है, is equals to number of white balls upon total number of balls। ठीक है ना? हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितनी व्हाइट बॉल्स है हमारे पास? दे आर 9। और टोटल बॉल्स कितनी है? दे आर 24। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से कैंसल आउट हो जाएंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 3/8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल is equals to 3/8, and this is the answer. Option B is the answer. Okay, so now let's move to the 15th question. तो 15th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्या है? द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5 इज। ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, इनमें से, ठीक है, ये सारे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो -4, -5 के नियरेस्ट है, मतलब सबसे नजदीक है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक रफ कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रही हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं -4, -5 पॉइंट को प्लॉट करूं तो वो कुछ इस यहाँ पे होगा, -4 इस तरफ रहेगा, ठीक है। सो -4, -5 थर्ड क्वाड्रेंट में समवेयर ओवर हियर, ये है -4, -5, ठीक है। इस पॉइंट के सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है इनमें से? अब आप देखो, ये वाला जो ए पॉइंट है, ए ऑप्शन है, वो है 0, 0 जो यहाँ लाई कर रही है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? ये। फिर उसके बाद है -4, 0, सो -4, 0 बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये होगा -4, 0। ठीक है। उसके बाद है -5, 0, वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, -5, 0। ठीक है। फिर उसके बाद है √41, 0। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे? √41 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम नहीं वेस्ट करना है। √41 जो है वो किस किस के बीच में लाई करेगा? √36 और √49 के बीच में, ठीक है ना? यहाँ पे लाई करेगा √41, ठीक है। तो √36 क्या है हमारा? 6 लेस देन और √7, तो इसका मतलब कि √41 जो है वो 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। सो मान लो कि 6 और, ठीक है, सो 6 एंड 7 के बीच में लाई करेगा, तो मान लो यहाँ पे कहीं √41, 0, ठीक है ना? सो ये डिस्टेंस, ठीक है। अब आप इसमें नोटिस करो कि सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि देखो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है ना? और हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो कौन सा पॉइंट है हमारा जो नियरेस्ट है? इट इज -4, 0, दैट इज बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो, 16 क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, मतलब सबसे बीच वाली वैल्यू कौन सा
जो है वो मतलब ये सेंट्रल टेंडेंसीज लिखी हुई है, इनमें से कौन सा जो है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देता है। ठीक है ना। सो देखो मीन जो है वो हमारी एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है। रेंज हमारा सबसे बड़ी बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, और मोड हमारी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड होता है। मीडियन जो है वो हमारी मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, मिडल मोस्ट वैल्यू। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? मीडियन। ओके, सो दिस वाज द 16 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द 17th। सो स्टूडेंट्स, ये 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? ये बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 2, -3 एंड बी 5, 6 इन रेशियो 1:2। द पॉइंट इज, अब ये बोल रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हैं ए और बी। ए है 2, -3, मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूं यहाँ पे। ठीक है। 2, -3 कुछ यहाँ कहीं लाई करेगा, 2, -3, और बी पॉइंट है 5, 6, सो मान लो यहाँ पे है बी पॉइंट 5, 6। ठीक है। सो ये पॉइंट को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, ठीक है, उसको, ये है वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। सो इस ए बी लाइन को, ये पॉइंट मान लो वो पॉइंट पी है x, y, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। रेशियो है 1:2। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करो। मींस हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का और वाई कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का। ठीक है। और हमें पता है कि बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा हमारा? हमें पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। रेशियो अगर हम m:n ले ले, ठीक है, x1 x2, इसको x1 ले लो, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। कई बुक्स में mn ना लेकर के m1 m2 लिया हुआ है, कैसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है। अब इनमें वैल्यूज पुट कर लो। m है हमारा 1 × 5 प्लस n है हमारा 2 × 2 अपॉन 1+2। ठीक है। सो ये हो गया 5 + 4/3, दैट इज 9/3, विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। और दूसरा है y कोऑर्डिनेट, 1 × y2 कितना हमारा 6 प्लस 2 × y1 कितना है हमारा -3 अपॉन 1+2। सो ये कितना हो गया हमारा 6 - 6 अपॉन 3, विच इज 0/3, विच इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है। सो x कितना आ गया हमारा 3, और y आ गया हमारा 0। सो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? पॉइंट इज 3, 0। So what is the answer? Answer is C. Okay, so now let's move to the next question. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा 18th क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड। रेड कार्ड्स तो आपको पता ही है, एक तो हमारा डायमंड होता है, ठीक है, और एक हमारा हार्ट होता है। ठीक है। ठीक है, डायमंड और हार्ट होता है, ये रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। और उसमें बोला है कि फेस कार्ड्स होने चाहिए। ठीक है। सो फेस कार्ड्स में कौन कौन से होंगे हमारे? जैक, क्वीन, किंग। यहाँ होगा हार्ट भी जैक, क्वीन, किंग। ठीक है ना। सो फेस कार्ड वो होते हैं जिनके ऊपर चेहरा बना होता है, जैक, किंग, क्वीन। ठीक है। जोकर, क्वीन और राजा। ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रेड फेस कार्ड्स कितने हैं? 6। ये है हमारे 6 कार्ड्स। ठीक है। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स दे आर 52। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड्स
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, सो रेड फेस कार्ड्स कितने हो गए 6 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए 52। सो इनको कैंसल आउट कर दो, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। सो 2 3s are 2 2s are एंड 2 6s are। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/26। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज डी। ओके, सो ये था हमारा 18 क्वेश्चन। अब 19 क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो हमारे असर्शन और रीजन क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 19th क्वेश्चन जो असर्शन और रीजन क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था असर्शन और रीजन क्वेश्चन मैं एक बार आपको समझाऊंगी। देखो असर्शन और रीजन क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं। देखो इसने बोला है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है असर्शन और दूसरी स्टेटमेंट है रीजन। अब ये है हमारा 19 क्वेश्चन जिसमें असर्शन क्या बोल रहा है। असर्शन में क्या लिखा है, ए HCF ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। और दूसरा है रीजन स्टेटमेंट जिसमें बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सो ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब इसमें हमें क्या चेक करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना होता है। इसमें हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये पहली वाली स्टेटमेंट, ये जो लाइन लिखी है ये सही लिखी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये दूसरी वाली लाइन भी सही लिखी है, रीजन स्टेटमेंट भी सही लिखी है। ठीक है, चार पॉसिबिलिटीज है ना, हो सकता है कि ये दोनों ही सही हो। ठीक है, हो सकता है कि ये दोनों गलत हो, और हो सकता है कि इनमें से एक सही हो और एक गलत हो। ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस का यूज कर, इन ऑप्शंस में से चेक करना है। ठीक है, सो अगर ये दोनों सही हैं, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो रीजन है ये इस स्टेटमेंट के लिए सही आंसर है या नहीं है। मतलब कि इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी हम इससे चेक कर सकते हैं या नहीं, ये रीजन होता है कि इस स्टेटमेंट के लिए ये रीजन है या नहीं है। ठीक है ना, सो जैसे फर्स्ट में क्या बोला है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है, लेकिन क्या रीजन इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है ना, सो अगर आपको लगेगा कि जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसके लिए रीजन सही दिया है तो आप ए सिलेक्ट करोगे। दूसरी ऑप्शन में क्या है, बोथ आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि उसने बोला दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो सही नहीं है इस स्टेटमेंट के ट्रू होने के लिए। और उसके बाद ये वाली तो क्लियर है, असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, दोनों में से कोई एक फॉल्स है। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, assertion स्टेटमेंट बोल रहा है कि HCF ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे इवन नेचुरल नंबर लिखूं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, तो कंसेक्यूटिव का मतलब है 2 और 4, 6 और 8। ठीक है, 8 और 10 ये सारे क्या है कंसेक्यूटिव है, 4 और 6। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं दो कोई कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लूं, ठीक है, तो इनका HCF जो है वो हमेशा 2 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, अगर मैं 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखूं तो वो 2 होगा। ठीक है, 8 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखूं तो वो भी 2 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, ये सही बोल रहा है कि अगर हम दो साथ वाले इवन नेचुरल नंबर्स ले, जैसे 2 4 6 8 4 6 8 10, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा, ये सही है। और दूसरी लाइन में रीजन में क्या लिख रहा है, इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं। सो ये भी ट्रू है, आप किसी भी इवन नेचुरल नंबर को ले लो, ठीक है, वो 2 से डिविजिबल होता है, ये भी ट्रू है। अब ये बोल रहा है कि क्या, आप देखो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अब हम ये ऑप्शंस कैंसिल हो गई हमारी, अब इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन होगी, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, सो HCF of two consecutive even natural number is always HCF is always true। इसके लिए ये करेक्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है ना,
सो जैसे अगर मैं लेट्स से कोई से भी दो इवन नंबर्स ले लूं, 10 और 20, ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, ठीक है ना। सो इसीलिए ये पूरा, ये इंफॉर्मेशन फुल नहीं है, तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि ये इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके लिए, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी असर्शन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 20th क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट्स, 20th क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। दोबारा से हमें दोबारा से क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो चेक करना है कि क्या रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सो assertion क्या है, if the radius of the sector of circle is reduced to its half and angle is doubled, then the perimeter of the sector remains the same। ठीक है, सो इस केस के लिए पहले तो हम एक सर्कल ले लेते हैं। ओके, सो हमने सर्कल लिया। अब देखो इस केस में ये क्या बोल रहा है कि जो सर्कल का सेक्टर है, ये है हमारा सेक्टर, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर का पोर्शन मार्क किया, ये क्या है, सेक्टर है, ठीक है। अब मान लो कि ये है इसका एंगल थीटा और ये है इसका रेडियस ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, एंड द एंगल इज डबल्ड, ठीक है, रेडियस। अभी जैसे अगर मान लो, पहले हम ऐसे मान के चलते हैं कि यही रेडियस है और यही क्या है, इसका एंगल है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पी आर, ठीक है, प्लस 2 आर। 2 आर क्यों है, क्योंकि एक हो गया ओपी प्लस ओ आर, ये रेडियसिस है, ये आर है, ये भी आर है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है पी आर, ठीक है। सो हमारा पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, इट इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, हो गया, ठीक है। ये है हमारा पेरीमीटर सेक्टर का। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं रेडियस को कर दूं हाफ, तो मतलब जो मेरा रेडियस पहले आर था वो क्या हो गया, R/2 हो गया, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूँ न्यू रेडियस, ठीक है, और न्यू एंगल, एंगल थीटा था ना, तो ये बोल रहा है कि एंगल इज डबल्ड। सो पहले थीटा था, अब हमने 2 थीटा कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा पेरीमीटर, अब इस केस में पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब इस केस में लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 2 थीटा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हमने डबल किया एंगल को। 2 पाई आर की जगह पे लिखेंगे हम R/2 प्लस 2 आर, यहाँ पे आर रेडियस की जगह पे R/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप नोटिस करो, ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है ना। सो ये बन रहा है हमारा 2 थीटा बाय 360 इंटू पाई R प्लस R, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, ये हमारा पहले वाला पेरीमीटर है और ये हमारा नया पेरीमीटर है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है ना। ये तो ठीक है, टू टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आर है और यहाँ पे 2 आर है। इसका मतलब अगर हम रेडियस को हाफ कर दे और एंगल को डबल कर दे तो पेरीमीटर सेम नहीं होंगे। सो ये वाला एसर्शन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो इसके आगे हम लिख देते हैं फॉल्स, ठीक है। अब रीजन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज थीटा पाई आर थीटा अपॉन 180। सो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि
होता तो ये है ना, मतलब सिंप्लीफाई कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, थीटा पाई आर अपॉन 180, जो कि सेम है। ठीक है ना, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो ये फॉल्स है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द आंसर। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रेस्ट ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस। आगे के 2 सेक्शंस के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।